अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमटी का बिगेस्ट सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन के बारे में लिखा हुआ कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो दो वेज में हमारे पास जो होता है वो यूनिक होता है। एक तो ये कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पुबर्टी यानी जब आप अडल्ट स्टेज में पहुंचते हैं, एक 12 to 13 ईयर्स की एज में पहुंचते तभी ये फंक्शनल होता है। उससे पहले आपके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो फंक्शनल नहीं होता है। लेकिन जब आप पैदा होते हैं और मतलब ये पैदा होने के थोड़े टाइम बाद ही आपके सारे सिस्टम फंक्शनल हो जाते हैं एक्सेप्ट योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका आप उस टाइम पे आपके एक्टिव नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी पे ही आपका फंक्शनल होता है। अदर ऑर्गन सिस्टम शो द स्लाइट डिफरेंसेस इन द मेल एंड फीमेल। अदर ऑर्गन सिस्टम जो मेल और फीमेल में उनमें तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मेल और फीमेल का वो क्वाइट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो ये दो यूनिक रिस्पेक्ट्स हैं, दो यूनिक एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है कि इसके पास चार चीज़ें हैं। गोनैड्स यानी पेयर टेस्टिस, पेयर्ड एसेसरी डक्ट्स यानी एसेसरी डक्ट्स हैं हमारे पास, एसेसरी ग्लैंड्स हैं हमारे पास 3, और इसके पास एक्सटर्नल जेनेटिलिया जिसे हम कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। टेस्टिस यानी गोनैड्स के बारे में लिखा हुआ है कि पेयर टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। आपसे पूछा जा सकता है कि मेल टेस्टिस जो हैं वो आउटसाइड द बॉडी क्यों मौजूद हैं। तो रीज़न ये है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन स्पर्म प्रोडक्शन स्पर्म के प्रोड्यूस होने के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी बॉडी से 2 डिग्री कूलर देन द टेम्परेचर। आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन आपकी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, यानी 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए आपकी बॉडी से। इसलिए टेस्टिस जो होती हैं वो बॉडी से आउटसाइड लोकेटेड होती हैं। देन लिखा कि ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 to 300 लोब्यूल्स। हर टेस्टिस जो होती हैं वो 250 या 300 लोब्यूल्स में डिवाइड हुई होती हैं। ये अमाउंट जो है वो आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, 250 to 300 लोब्यूल्स। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 4 टाइटली पैक्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हर लोब्यूल में 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। एसेसरी डक्ट्स यानी हमने गोनैड्स पेयर टेस्टिस पढ़ लिए। नंबर 2 पे हमारे पास पेयर्ड एसेसरी डक्ट्स मौजूद है, जिसमें एपिडिडाइमस, डक्टस डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा मौजूद हैं। सबसे पहले हमने ये जो है इसकी लिस्ट फॉर्म में पढ़ लिया, वेस डिफरेंट या वेस डिफरेंस, यूरिथ्रा, एपिडिडाइमस और इजैकुलेटरी डक्ट है। इनको हम 1 by 1 एक्सप्लेन करते हैं। लिखा वैसे फ्रंटियर में लिखा कि वंस द स्पर्मेटोजोआ आर प्रोड्यूस्ड दे मूव टुवर्ड्स द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड इनटू द टेबुलर नेटवर्क कॉल्ड द रेडी टेस्टिस फॉर फर्दर मैच्योरेशन। एक दफा स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस्ड हो जाए तो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से गुजरता हुआ रेडी टेस्टिस में चला जाता है ताकि वहां पे फर्दर मिच्योर हो सके। आगे लिखा कि द स्पर्मेटोजोआ ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द टेस्टिस बाय द सीरीज ऑफ एफरेंट डेक्ट्यूल्स। यहाँ से आपके पास जो ये टेस्टिस हैं, ये रेडी टेस्टिस आपके पास जो मौजूद होती है, यहाँ से स्पर्मेटोजोआ बाहर कैसे निकलता है तो एफरेंट डेक्ट्यूल्स के जरिए से निकलता है। एपिडिडाइमस के बारे में बताया जा रहा है कि एपिडिडाइमस इज कोइल्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के बाहर जो हमारे पास डक्ट मौजूद है उसे हम एपिडिडाइमस कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट एंड द स्टोरेज ऑफ द स्पर्म। ये स्पर्म को आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करती है और कुछ देर के यहाँ पे स्पर्म्स को स्टोर भी कर सकती है। जब यहाँ पे स्पर्म्स एपिडिडाइमस में स्टोर होते हैं तो वहाँ पे उनको नरिशमेंट मिलती है और वो एबिलिटी उनको मिलती है कि वो स्विम कर सकें ईजिली। वेस्ट डिफरेंस हमारे पास जो होती है वो तीसरी डक्ट। इसके बारे में लिखा कि एपिडिडाइमस ओपन्स इनटू द अनदर डक्ट नाउन एज डक्टस डिफरेंस और द स्पर्म डक्ट। ये इस डक्ट के 3 नाम है, एक वेस्ट डिफरेंस, दूसरा डक्टस डिफरेंट या स्पर्म डक्ट। किसी भी एक नाम से आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। वेस्ट डिफरेंट, डक्टस डिफरेंट या स्पर्म डक्ट आपके पास मौजूद है। विच मूव्स डीप इनटू द पेल्विक कैविटी, वो पेल्विक कैविटी में जाता है और देन सेमिनल वेसिकल्स के साथ जॉइन होकर एजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। ये हमारे पास चौथी डक्ट बनाता है। फिर एजैकुलेटरी डक्ट के बारे में लिखा हुआ कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड में एंटर होता है और ये यूरिथ्रा में एम्प्टी हो जाता है। यूरिथ्रा के बारे में लिखा कि ये यूरोजेनाइटल डक्ट है और ये यूरिन और सेमन दोनों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। सेमिनल वेसिकल्स हमारे पास एसेसरी ग्लैंड स्टार्ट हो चुकी है, हमने डक्ट सिस्टम पढ़ लिया, हमने सेमिनल वेसिकल्स को पढ़ना है। सेमिनल वेसिकल्स के बारे में लिखा है कि लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द स्पर्म डक्ट एंड द एजैकुलेटरी डक्ट। ये आपके पास जो वेस्ट डिफरेंस, इसका नाम स्पर्म डक्ट के डक्टस डिफरेंस भी है, और इजैकुलेटरी डक्ट, इन दोनों के किस में मौजूद है, जंक्शन पे जो हमारे पास ग्लैंड मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड को देखिएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में लिखा हुआ है कि इनसर्कल्स द यूरिथ्रा जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ये यूरिथ्रा को इनसर्कल करता है। कोपर ग्लैंड जो हमारे पास लिखा है इसका दूसरा नाम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है और इसके बारे में लिखा हुआ है कि जंक्शन ऑफ द इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरिथ्रा। देखिए हमने जो पहले पढ़ी थी सेमिनल वेसिकल्स, वो डक्टस डिफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट के जंक्शन पे मौजूद थी, और अब हम जो प्रोस्टेट ग्लैंड या कोपर्स ग्लैंड पढ़ रहे हैं वो इजैकुलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा के हमारे पास उसमें मौजूद है।
यूरिथ्रा के जंक्शन में हमारे पास मौजूद है। दरमियान वाली हमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद है उसके बारे में पढ़ा है कि वो इंसर्कल करती है यूरिथ्रा को। चौथा पार्ट हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का उसको हम स्टडी करेंगे। लिखा हुआ है उसके बारे में, लिखा पेनिस, मेल में पेनिस एज ए कॉपुलेटरी ऑर्गन। पेनिस वो जो होता है वो आपके पास कॉपुलेटरी ऑर्गन के तौर पर काम करता है। इसके बारे में लिखा कि पेनिस इज एन एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द मेल्स विच एंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव टाइप एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन और द इंटरकोर्स सो एज टू ट्रांसफर द स्पर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी। पेनिस के बारे में लिखा कि ये वो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर होता है टाइम ऑफ द और इंटरकोर्स, और इसके जरिए से ये स्पर्म को ट्रांसफर करने का काम करता है। ह्यूमन पेनिस कंसिस्ट ऑफ द मेनी टिश्यूज दैट कैन फिल द ब्लड टू कॉज एन इरेक्शन। ह्यूमन पेनिस जो होता है उसमें बहुत सारे टिश्यूज मौजूद होते हैं जो ब्लड से फिल होते हैं ताकि वो हमारे पास इरेक्शन का प्रोसेस करवाने में हेल्प आउट करें। नेक्स्ट हमारे पास हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब है, जैसे हमने ओजेनेसिस पढ़ा था कि प्रोसेस ऑफ द एग फॉर्मेशन इन द ओवरी थ्रू द मियोसिस, तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थ्रू द मियोसिस। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्पर्म कहाँ पे बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पर्म्स जो होते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं और एग्स हमारे पास कहाँ पे बन रहे थे, वो ओवरी में बन रहे थे। स्पर्म्स जो है हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बन रहे थ्रू द मियोसिस। दोनों प्रोसेस ओजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों जो है हमारे पास मियोसिस के जरिए से ही होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया के बारे में लिखा कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस spermatogenia divided by the mitosis and give rise to the two types of the cell that is known as a type A and type B cell। इस प्रोसेस में ऐसा होता है कि स्पर्मेटोगोनिया हमारे पास माइटोसिस के जरिए से डिवाइड होता है और दो तरह के सेल्स हमारे पास रहता है, टाइप ए सेल और टाइप बी सेल। टाइप ए डॉटर सेल जो होते हैं वो बेसमेंट में ही रहते हैं और वो जर्म सेल लाइन को मेंटेन करते हैं। टाइप ए सेल जो होता है वो नीचे की तरफ ही रहते हैं, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में रहते हैं और वो हमारी जर्म सेल लाइन को मेंटेन करने का काम करते हैं। जबकि टाइप बी सेल जो होते हैं वो ल्यूमन की तरफ खींचे हुए जाते हैं जहाँ पे वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं। टाइप बी सेल अपनी जगह पर नहीं रहते बल्कि वो ल्यूमन की तरफ खींचे जाते हैं जहाँ पे वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बारे में लिखा हुआ फाउंड फ्रॉम द इंक्रीज इन द साइज डिफरेंशिएशन ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, यानी स्पर्मेटोगोनिया के साइज में इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास टाइप बी सेल के जरिए से प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बने हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बना तो वो मियोसिस 1 के अंदर जाएगा और 2 हैप्लॉइड सेल बनेगा जिसमें से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब हमारे पास टाइप बी सेल के जरिए से बन चुके हैं तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करेंगे और हमारे पास 2 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे जिसे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 में जाएंगे और हमारे पास 2 डॉटर सेल बनेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स कहते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते वक्त हमारे पास जो होता है वो कौन से, मियोसिस 1 होती है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनते हुए हमारे पास जो होते हैं वो मियोसिस 2 होती है। स्पर्मेटिड जो होते हैं वो आखिर में हमारे पास स्पर्म्स बन जाते हैं। लिखा हुआ स्पर्मेटिड जो होता है वो राउंड और नॉन मोटाइल हैप्लॉइड सेल है जो मैच्योरेशन के बाद मोटाइल और एक्टिव स्पर्म्स में चेंज हो जाता है। आपको पता है कि हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवम या एग होता है वो नॉन मोटाइल होता है, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। तो स्पर्मेटिड्स हमारे पास नॉन मोटाइल होते हैं। स्पर्मेटिड्स जब हमारे पास स्पर्म्स में कन्वर्ट होते हैं तो वो मोटाइल यानी मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, मूविंग सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पर्मेटिड्स नॉन मूविंग सेल्स हैं और स्पर्म्स मूविंग सेल्स हैं आपके पास। आगे लिखा है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस स्पर्मेटिड इलोंगनेट्स, जब स्पर्मेटिड स्पर्म्स में कन्वर्ट होते हैं तो क्या क्या चेंजेस आती है, स्पर्मेटिड इलोंगनेट्स। स्पर्मेटिड के जो सेल्स होते हैं वो लंबे होना शुरू हो जाते हैं, वो अपने एक्सेस साइटोप्लाज्म को शेड कर देते हैं, देन टेल बना देते हैं। सीमन के बारे में लिखा हुआ है कि व्हाइट स्टिकी मिक्सचर ऑफ द स्पर्म एंड सिक्रीशन ऑफ द एसेसरी ग्लैंड। सीमन वो व्हाइट स्टिकी मिक्सचर है जो सिक्रेशन है एसेसरी ग्लैंड की। ऐसा लिक्विड सब्सटेंस जो सीमेन में मौजूद है वो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे स्पर्म को और ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पे भी काम करता है। द अमाउंट ऑफ द सीमेन प्रोपल्ड आउट ऑफ द मेल डक्ट सिस्टम ड्यूरिंग द इजैकुलेशन इज अबाउट 2 to 5 मिलीमीटर एंड देयर आर बिटवीन 20 and 150 मिलियन स्पर्म्स पर मिलीलीटर। इजैकुलेशन के दौरान हमारे पास स्पर्म्स के साथ कितना सेमन आता है, 2 to 5 मिलीलीटर आता है और इस 2 to 5 मिलीलीटर सेमन में हमारे पास कितने स्पर्म्स मौजूद होते हैं, 20 to 150 मिलियन स्पर्म्स। 2 to 5 मिलीलीटर ऑफ द स्पर्म में 2 to 5 मिलीलीटर ऑफ सेमेन में हमारे पास 20 से 150 मिलियन स्पर्म्स मौजूद होते हैं। आगे लिखा कि दिस प्रोसेस बिगिनस आउट, कौन सा प्रोसेस, यानी स्पर्म के साथ सेमेन आने का जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाता है 14 ईयर्स की एज में इन द मेल्स एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ। थ्रू आउट द लाइफ ये जो होता है वो हमारे पास स्टार्ट रहता है, यानी इसका कोई एंडिंग स्टेज नहीं होता। जैसे हमारे पास मेनिस्ट्रुअल साइकिल थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसका 50 या 50+ के बाद हमारा एंडिंग स्टेज था, लेकिन स्पर्म का कोई एंडिंग स्टेज नहीं है, ये थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू रहता है। एवरी डे हेल्दी अडल्ट मेक्स द 400 मिलियन स्पर्म। हेल्दी अडल्ट मेक जो होता है वो हर रोज़ 400 मिलियन स्पर्म्स बनाने का काम करते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेना चाहूँगी। उम्मीद आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।